Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, PhD scholar in structural engineering. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादातर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फिर उनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के हम जानते हैं कि उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है बाय प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप जान चुके होंगे कि क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टर्म तो सबके लिए मतलब एज यूजुअल आप सब इसको यूज कर रहे होंगे, किसी के लिए नई बात है नहीं। एंड इट्स थियोरम्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड जो भी थियोरम्स है उस सारे थियोरम्स के बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। व्हाट इज इनर्शिया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले हमें ये जानना होता है कि इनर्शिया क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में जो मैकेनिक्स के बुक्स हो गए कि आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के हो गए, जो भी सारे बुक्स हैं उनमें डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन से शुरू कर रहा है सब में। तो इसलिए उससे पहले हम थोड़े फिजिक्स में चलते हैं, क्योंकि फिजिक्स ही तो मैकेनिक्स की मदर है ना। तो इसलिए चलिए व्हाट इज़ इनर्शिया। ये जो आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से आता है। न्यूटन के जो 3 लॉज हैं फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल, आप सब उनके बारे में जानते होंगे। तो चलिए न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ क्या कहता है। स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट्स विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन a straight line unless compelled to change its state by the action of an external force। मतलब क्या है, बॉडी अपना जो पोजीशन है, रेस्ट हो गया या फिर मोशन हो गया, कोई भी पोजीशन हो सकता है, वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है अनटिल और अनलेस जो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है वो उसको रोकने की कोशिश करे। मतलब उससे पहले वो नहीं रुकेगा। मतलब अगर आप मान लीजिए आप एक फुटबॉल को किक करते हो तो बॉल भागा चला जाता है, पर कुछ दूर जाके वो रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि उसमें आपका जो है ना बेसिकली 2 फोर्सेस, ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करता है। एक्सटर्नल फोर्स ये जो है ना डेफिनेशन में, एक्सटर्नल फोर्स ये एक्ट करता है क्या, एयर का जो ड्रैग होता है वो एक्ट करता है। दूसरा फ्रिक्शन, जो भी वो जमीन के साथ उसका टच होता है ना, तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है ग्राउंड से, ठीक है। तो वो अपोज करता है उसका मोशन को, तो इसलिए वो धीरे धीरे जाके कुछ दूर रुक जाता है। अगर आप मान लो स्पेस में एक बॉल को किक करोगे जहाँ ना ही आपका एयर होता है ना ही ग्राउंड होता है, तो वो बॉल जो है वो कांस्टेंट स्पीड में, वैसे ही यूनिफॉर्म स्पीड में आपका जाएगा, अगर उसको कोई रोकने वाला है नहीं। तो ये होता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है। इससे ही आपका इनर्शिया आता है। मतलब दिस इज नॉर्मली टेकन एज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है ना। तो मतलब क्या है, जो इनर्शिया होता है ना वो वही होता है। इनर्शिया मतलब अपने आप को मेंटेन करना इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनर्शिया का आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया, जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हो, सबने आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे। जब भी ट्रेन किसी स्टेशन में रुकता है आपको एक झटका लगता है, या फिर स्टेशन से चलना शुरू होता है तब भी आपको एक खिंचावपन महसूस होता है। वही होता है इनर्शिया। मतलब आपका बॉडी तब रेस्ट में होता है, तो इसलिए जब ट्रेन शुरू करता है अपना एक्सेलरेशन, तो आपका जो इनर्शिया है वो कोशिश करता है बॉडी को पीछे रखने के लिए, पर वो धीरे धीरे आगे खिसकता हुआ चला जाता है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन फोर्स है वो आपका इनर्शिया से ज़्यादा हो जाता है। तो आप बॉडी जो है, आपका जो बॉडी है वो ट्रेन के साथ मूव करता है। या फिर आप जब ट्रेन रुकता है तब क्या होता है, बॉडी आपका मोशन में होता है। तो इसलिए जब ट्रेन आके रुक जाता है स्टेशन पे, तब आपका जो बॉडी है, वो जो इनर्शिया है आपका बॉडी का, वो कोशिश करता है आपका बॉडी मोशन में ही रहे, इसलिए वहाँ पे आपको एक झटका सा लगता है। चलिए डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। इसका एक बेसिक डेफिनेशन ये हो गया इनर्शिया का, A tendency to do nothing और to remain unchanged। ये सबसे अच्छा डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सिर्फ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हो गया पहला इनर्शिया, ठीक है। व्हाट इज इनर्शिया? दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, ए टेंडेंसी टू डू नथिंग
और टू रिमेन अनचेंज्ड, मतलब जो भी पोजीशन में है उसी में मेंटेन रहना चाहता है। इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओके, सो ये देखिए एक डायग्राम, ये एक बॉल है, ठीक है। ये जो यहाँ पे खड़ा है एक लड़का, ये इसको किक मार के ये सोच रहा है विल दिस बॉल स्टॉप। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर हाँ भी है ना भी है। हाँ है कहाँ पे? अगर आप अर्थ के सरफेस पे हो, मतलब अगर ग्रेविटी में हो, अगर एयर है, अगर आपका फ्रिक्शन है ग्राउंड के साथ, तो ये बॉल यस रुक जाएगा। अगर आप स्पेस में हो तो ये बॉल कभी नहीं रुकेगा, वैसे ही चलता रहेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो वही होता है इनर्शिया, टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज। यहाँ पे अनचेंज्ड मतलब इसका तो ये तो कुछ कर ही रहा है, यहाँ पे नथिंग का नहीं आएगा, सो ये रिमेन अनचेंज्ड, सो इट विल रिमेन अनचेंज इफ इन स्पेस। अच्छा, इससे पहले क्या था? बॉल तो वैसे ही खड़ा था, मतलब वैसे ही रखा हुआ था ग्राउंड पे। अगर आप किक मारो तभी वो मोशन करता है, तो वो भी इनर्शिया ही होता है, ठीक है। चलिए अभी जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MI भी लिखते हैं। बहुत सारे बुक्स में MI लिखा जाता है। सो ए क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग ए बॉडीज टेंडेंसी टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सीलरेशन which is the sum of the products of the mass of each particle in the body with the square of its distance from the axis of rotation। इसका डेफिनेशन थोड़ा लंबा है पर आपको याद रखना होगा, यही सबसे ज़्यादा सिंपल है। और तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, मुझे सबसे सिंपल यही लगा। सो जो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, उसको रेजिस्ट करने के लिए जो मोमेंट क्रिएट होता है किसके द्वारा? इनर्शिया के द्वारा, ठीक है। इनर्शिया हो गया, क्या हो गया आपका? एक टेंडेंसी हो गया। मान लीजिए एक फोर्स हो गया, तो फोर्स है तो उसका मोमेंट भी आएगा। तो उसका हम जानते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स इनटू लीवर आर्म इज योर मोमेंट। तो यहाँ पे लीवर आर्म क्या हो जाता है? आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपका बॉडी का डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाता है। तभी हम बोलेंगे कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन को रेजिस्ट करने के लिए इनर्शिया जो भी मोमेंट क्रिएट करता है, उसी मोमेंट को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसको हम अंग्रेजी में लिखे तो ये होता है ए क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग ए बॉडीज टेंडेंसी टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सीलरेशन व्हिच इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल इन द बॉडी। मतलब आप एज ए होल ले सकते हो कि मास ऑफ द बॉडी इनटू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो MI क्या हो गया? इसको हम I डिनोट करते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल मासेस ईच पार्टिकल इन द बॉडी इनटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन एंगुलर मतलब क्या है? रोटेशन आ रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ इसका एक्सप्रेशन है, इसको ज़्यादा समझने के लिए हम इस डायग्राम को का जो हेल्प है वो लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये मास हो गया, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये जो मास है इसकी मान लीजिए कि इसकी चारों ओर घूम रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस हो गया वही हो गया r, ठीक है। ये मान लीजिए सेंटर है इसका, तो ये जो मास है इधर घूम रहा है यहाँ, तो फिर इसका जो रेडियस हो गया वही होगा लीवर आर्म, ठीक है। तो अगर हम अच्छा यहाँ पे इसका स्क्वायर होता है, ये टर्म आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसको कभी कभी सेकेंड मोमेंट भी बोला जाता है ऑफ एरिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कभी कभी सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया बोलते हैं। सेकेंड मोमेंट क्यों? क्योंकि ये 2 बार लीवर आर्म से मल्टीप्लाई होता है, r स्क्वायर है ना, मतलब r इंटू आर, तो इसलिए इसको आपको याद रखना ही है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मल्टीपल पार्टिकल्स है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हर एक्सिस का हर पार्टिकल का जो मास M1 M2 M3 ऐसे लिया गया है, उसका डिस्टेंस R1 R2 R3 लिया गया है, फिर ये हो गया इसका एक सीरीज में आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अभी तक आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपका एरिया इनटू आपका जो ये लीवर आर्म होता है या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर होता है, AR स्क्वायर होता है, आप मास क्यों बता रहे हो? क्योंकि जब तक 2 डायमेंशन के
टू डायमेंशन वाले फिगरों की बात हम ना करें, तब तक ये मास ही हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। जब हम टू डायमेंशनल के बारे में बात करेंगे तभी उसका तो मास नहीं आएगा, इसलिए वहाँ पे एरिया हो जाता है इस मास के जगह पे। कैसे होता है देखिए, पहले 3D इमेज ये समझ लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में तो आपने यही देखा होगा कि डायरेक्ट फार्मूलाज दिया गया, रेक्टेंगल का ये हो गया BD³/12 अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस ये DB³/12 हो गया, ट्रायंगल का ये हो गया। पर वो बात नहीं है, यहाँ पे आपको समझना होगा कि आखिर वो है क्या चीज़। तो कैसे वो मास के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो इनर्शिया है, ठीक है। वो देखिए, ये देखिए मैंने इसको एक स्टिक मैन फिजिक्स वाले एक वेबसाइट से कॉपी किया दिस फिगर को। यह देखिए, एक इंसान जा रहा है, हाथी के साथ टकरा के गिर जा रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि इसका जो इनर्शिया है वो लेस है, ठीक है। क्यों लेस है? क्योंकि इसका मास लेस है, क्योंकि इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। इसका मास ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा इनर्शिया इसका होता है, इसलिए हाथी नहीं गिरता पर इंसान गिर जाता है, ठीक है। अब हम आएंगे 2D के ऊपर, जो हमारे मैकेनिक्स में असल में हम जिसके साथ इंजीनियरिंग के फील्ड में डील करते हैं, जिस इनर्शिया के ऊपर, जिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। सो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन मैकेनिक्स। तो क्या हो गया? इट इज़ ए मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू चेंज टू इट्स रोटेशन, ठीक है। वही ये हो गया डेफिनेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू चेंजेस टू इट्स रोटेशन, मतलब जो भी उसका एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, एंगुलर मतलब रोटेशन ही होता है, तो उसको रेजिस्टेंस जो भी देता है वो हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज ऑल्सो डिफाइन एज द कैपेसिटी ऑफ ए क्रॉस सेक्शन टू रेजिस्ट बेंडिंग, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ये सही नहीं है, पर ये फिर भी एंगुलर आपका एक्सीलरेशन के साथ डील करता है, इसलिए आप कह सकते हो हाँ, बेंडिंग के केस में भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए होता है, ठीक है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2D ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द बॉडी। यहाँ पे एरिया आ गया, देखिए यहाँ पे अब मास नहीं रहा, क्यों? क्योंकि 2D फिगर का मास तो होता ही नहीं है। सो एरिया ऑफ द बॉडी विद द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अब आ गया हमारा सही, ठीक है, सही बात आ गया, मतलब सही वाला आ गया। पहला थोड़ा कंफ्यूजिंग था, अभी हम समझ रहे हैं सर, ठीक है। चलिए सर समझ लेते हैं। तो अभी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आपका 2D ऑब्जेक्ट का, वो इतना ही होता है, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, ये जो थियोरम्स है ना इसके अंदर, ये फिर आ जाते हैं उसके ऊपर डील करने। मतलब ये पहला हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अच्छा, जो भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास के अंदर जाता है, अंदर से पास होता है, उसको ओन एक्सिस बोला जाता है। इसलिए आप इतना लंबा ना लेके सिर्फ ओन एक्सिस बोल सकते हो। इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास, मतलब अपना एक्सिस, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, ठीक है। ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलिए डायग्राम से ज़्यादा समझ लेते हैं। ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया ये एक एक्सिस है, ये हो गया सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब ओन एक्सिस जो अपना खुद का बॉडी का जो एक्सिस होता है। तो अगर हम इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो कैसे निकालें? क्योंकि हम तो यहाँ जानते हैं कि हाँ, एक बॉडी के अंदर से अगर कोई एक्सिस जा रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है, तो फिर हम उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कैसे निकालते हैं? अगर 3D फिगर हो गया तो मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी स्क्वायर। सो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना उसका, ये वाला, ये जो हो गया, ये तो एरिया हो गया 2D फिगर्स के लिए। 3D के लिए क्या होता था? ये देखिए, मास इनटू दिस स्क्वायर। सो यहाँ से जो भी निकलता है वो यही होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेप अबाउट सेंट्रोइड, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे है आई एट सी, हमें चाहिए आई एट ओ। तो क्या होता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही बोलता है कि जो एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ड्यू टू दिस डिस्टेंस, उससे बस ऐड करना होता है। ये चीज़ कोई भी बुक्स में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ डेफिनेशन दिखाया है,
फिर उसका डेरिवेशन क्या हुआ है, जो ज़्यादातर बुक्स में एक ही है, उसमें इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करता क्योंकि डेरिवेशन जो होता है वो सारे बुक्स में एक ही तरह से दिया जाता है, आप कहीं पे भी जाके देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रोइडल एक्सिस में मतलब अपना खुद का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बॉडी का, उसके साथ हमें ऐड करना पड़ता है क्या, जो भी मोमेंट एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। ये देखिए, एडेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सी, यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस आता है वो एक दूसरा लीवर आर्म हो जाता है। फिर हम बॉडी के मास के साथ उसको अगर दो बार गुना कर दें तो वो एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है, तो उसको हमें ऐड करना होता है बॉडी का अपना खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, जो एक्सिस ऑफ आपका सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर जो भी आता है। तो जब उनको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा। उसी तरह कहीं पे भी आप ले लो पैरेलल एक्सिस, ठीक है, मतलब ये एक्सिस जो है ना वो आपका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसके साथ पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया कंडीशन उसके लिए। फिर आपको उसके बीच में डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर जस्ट आपका एक्स्ट्रा मोमेंट जो आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी आता है उसको ऐड कर लीजिए, वो हो जाता है। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अभी क्या होता है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ये पहला वाला था आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में जान लेते हैं। So perpendicular axis theorem states that the moment of inertia of a planar lamina about an axis perpendicular to the plane of the lamina, मतलब वहाँ पे क्या था, पैरेलल एक्सिस था, मतलब जो भी सेंट्रोइडल एक्सिस था उसके साथ कोई और एक एक्सिस अगर पैरेलल हो तो फिर कैसे निकालते, वो उसके बारे में था। अभी अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो कैसे निकाले। The lamina is equal to the sum of the moments of inertia of the lamina about the two axes at right angle to each other। मतलब अगर आप जानते हो ना x फिर y हो गया 90 डिग्री में, फिर 3D अगर हम इमेजिन कर ले तो वो z हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इमेजिन कर लो, अगर हम z एक्सिस में हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें क्या करना होगा, x एक्सिस में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है उसको y एक्सिस का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको ऐड करना होता है, बस इतना ही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलिए ये देख लीजिए, यहाँ पे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक 3D फिगर है जिसको मैंने 2D प्लेन में दिखाया है, इसलिए ये डायग्राम थोड़ा आपको समझना होगा। ये एक्स वाई, इसके एक्स वाई के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। फिर एक्स जेड के बीच में भी 90 डिग्री है, वाई जेड के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है। इसलिए अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मुझे y डायरेक्शन में भी पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं z डायरेक्शन से आराम से निकाल सकता हूँ बाय अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो iz क्या हो जाएगा, जो भी x डायरेक्शन में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस y डायरेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस इतना ही तो है। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हाँ, आप इसका डेरिवेशन देखना चाहो तो आप बुक से देख लो, या फिर कोई भी, मतलब मैं क्यों यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि मैं चाहूँ तो उसका डेरिवेशन बना सकता हूँ, पर उसमें कोई समझने वाली बात है ही नहीं। मतलब वो कहीं किसी ने उसको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है, तो मैं उसको दोबारा से क्यों करूँ। मैं आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा वीडियोस में लाऊंगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। कौन सा प्रॉब्लम्स जो भी आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स या फिर सब्जेक्टिव एग्जाम हो गया सेमिस्टर्स के लिए, ठीक है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हो, कोई भी बुक्स आप उठा के देख सकते हो। चलिए, अभी ये हो गया कुछ सिंपल 2D फिगर्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे देख लीजिए, ये एक रेक्टेंगल है, इसका एच हो गया, ये हो गया, बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सिस जा रहा है, उसके सेंट्रोइड के आसपास आर पार होके जा रहा है, सो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना निकलता है। इसका भी डेरिवेशन है, कैसे ये bh/12 हो गया, इसका भी डेरिवेशन है। अगर आप चाहो कमेंट करके बताओ तो मैं उसके बारे में ये डेरिवेशन में बना सकता हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में ये होता है bh/12, वाई एक्सिस में ये होता है। अच्छा, ये क्या है, ये जो है ये अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है, मतलब ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब बोलो कि सर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, उसके बारे में मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, छोटा सा। अभी बस आप याद रखो एक्स वाई एक्सिस में जो भी इसका वैल्यूज आता है। ये हो गया ट्रायंगल, ये सर्कल, इसको आपको याद रखना होगा, ये हर वक्त आपको दिमाग में रखना ही है। एटलीस्ट रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल एंड ये सेमी सर्कल, इसको भी रखना है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा जब वीडियोज़
बनाएंगे, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको इसके बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा। आप आराम से सब कुछ समझ जाओगे। बस इसको आप नोट कर लो, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए थैंक यू।